नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज फिर दो बहुत ही अफसोसनाक ख़बरें, एक दिल्ली की गुरुग्राम से और दूसरा बिहार की बेगूसराय से लेकर के आया हूँ, जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और बस अभी रिज़ल्ट आए 4 ही दिन गुज़रे हैं, उतने में 4 ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिस पर अफसोस करना बहुत ही ज़रूरी है। नाज़रीन, तमाम तफसीलात आपके सामने पेश करते हुए तबसरा करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहली फ़ुर्सत में कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम और जहां जहां भी आपके पेजेस बने हुए हैं, व्हाट्सएप हो या वाइबर हो या टेलीग्राम, वहां पर हमारी इन लिंक्स को ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों तक हक़ाइक़ और सच को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद हो सके। बहरकैफ नाज़रीन, लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को अक्सरियत मिलते ही एक बार फिर हिंदू शिद्दत पसंदों ने अपना असर दिखाना एक बार फिर शुरू कर दिया है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक मुस्लिम नौजवान की हिंदुत्व गुंडों ने उस वक्त पिटाई कर दी जब वो टोपी पहने सदर बाज़ार इलाके से गुजर रहा था। हिंदुत्व ज़हनियत के कट्टर पसंद अफराद ने आलम नामी मुस्लिम नौजवान को रोका और टोपी पहनने को लेकर एतराज़ जाहिर करते हुए उसकी पिटाई कर दी। आलिम मस्जिद से नमाज़ पढ़कर घर जा रहा था जब 5-6 लोगों ने उसे रोककर उसके साथ मारपीट की। मुलजिमीन ने मुस्लिम नौजवान से टोपी उतारने के साथ साथ जय श्री राम का नारा लगाने के लिए भी कहा। मुस्लिम नौजवान ने अपने साथ हुए वाक़े के ताल्लुक से पुलिस में एक शिकायत दाखिल किया है, जिसमें उसने कहा है कि 4 नौजवान सदर बाज़ार लेन में इससे मिले और उन्होंने उसे रिवायती टोपी उतारने के लिए कहा। आलम बिहार का रहने वाला है और यहाँ जैकबपुरा इलाके में रहता है। आलम ने अपनी शिकायत में कहा कि मुलजिमीन ने मुझे धमकी दी और कहा कि इलाके में टोपी पहनने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने टोपी उतार ली और मुझे थप्पड़ मारा। पुलिस में दी गई अपनी शिकायत में आलम ने मजीद कहा है कि उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए कहा, ज़बरदस्ती कहा, ज़ोर किया, जबर किया। उनके कहने पर उसने नारा भी लगाया। उसके बाद उन्होंने जय श्री राम बोलने के लिए भी मजबूर किया, लेकिन मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मुलजिमीन ने लाठी से मेरी बुरी तरह पिटाई कर दी, ये आलम का कहना है। मीडिया ज़राए के मुताबिक मजलूम नौजवान ने सदर बाज़ार इलाके में लोगों से मदद की अपील की और चीखों पुकार सुनकर कुछ लोग मौके पर पहुंचे भी, लेकिन लोगों को आता देखकर हमलावर वहां से फरार हो गए। गुरुग्राम शहर के एसीपी राजीव कुमार ने इस वाक़े के ताल्लुक से कहा है कि हमें वाक़े के बारे में शिकायत मिली है और उसके बाद शहर के मुताल्लिक़ा पुलिस थाने में ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 153, 149, 323 और 506 के तहत एक FIR दर्ज किया गया है। हमने मुतासिरा की डॉक्टरी जांच भी कराई है। उन्होंने मजीद कहा कि हम मुलजिमीन की पहचान के लिए इलाके में लगे CCTV के फुटेज भी खंगाल रहे हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। वाज़ेह है कि गुरुग्राम में मुसलमानों पर हिंदुत्व गुंडों के जरिए तशद्दुद के कई मामले गुज़िश्ता 1 साल में सामने आ चुके हैं। गुज़िश्ता मार्च का ही वाक़या है जब हरियाणा के गुरुग्राम में मामूली बात को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर मुस्लिम खानदान के साथ जमकर मारपीट की थी। इतना ही नहीं, शरपसंदों ने एक शख्स की उस वक्त तक पिटाई की थी जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। इन गुंडों ने घर की खवातीन को भी नहीं बख्शा था। इस हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इससे कबल अगस्त 2018 में गुरुग्राम में खांडसा के एक सैलून में जफरुद्दीन नामी नौजवान से 2 बदमाशों ने दाढ़ी कटवाने के लिए दबाव बनाया था। जब जफरुद्दीन ने ऐसा करने से मना कर दिया तो दोनों गुंडा सिफत अफराद ने उन्हें और हज्जाम को पकड़ लिया और दोनों की पिटाई कर दी और पिटाई के बाद जफरुद्दीन की दाढ़ी भी जबरन काटी गई थी। अक्टूबर 2018 में भी गुरुग्राम जयपुर हाईवे वाक़े पेट्रोल पंप पर इलाके मेवात जिला नूह के 4 मजदूरों को निस्फ दर्जन से जायद हिंदू शिद्दत पसंदों ने शराब के नशे में ज़दोकुब किया और मजहब इस्लाम को बुराबला कहा। इन गुंडों ने मुस्लिम मजदूरों से दाढ़ी काटने को कहा और मुसलमानों के लिए इंतहाई गलीज फ़िक्रे भी कसे। यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने और पेट्रोल डालकर जलाने की भी धमकियाँ देते हुए इंतबा किया कि ये मोदी हुकूमत का दौर है, इसीलिए संभल कर रहे। तो नाज़रीन, ये ताज़ा वाक़े के बाद जो है लगता है कि जो है
कौमी क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी और हाल ही में बीजेपी के टिकट पर मशरकी दिल्ली पार्लिमानी सीट से मुंतखब हुए गौतम गंभीर ने गुड़गांव यानी गुरुग्राम में इतवार के दिन एक 25 साला मुस्लिम नौजवान की पिटाई के वाक़े पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए पुलिस से सख्त और फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। गौतम गंभीर के फौरी रद्द-ए-अमल पर जहां कुछ लोगों ने उनकी तारीफ भी की है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने मुंतखब होते ही शुरू में ही बीजेपी के नुक्ते नज़र के खिलाफ बाहर जाती हुई गेंद को खेल दिया है और अगर उन्होंने ऐसा जारी रखा तो बहुत जल्द बीजेपी की क़यादत की नज़रों में आउट हो जाएंगे। वाज़ेह है कि इस वाक़े पर गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए कहा था कि हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है और यहाँ जावेद अख्तर ने वो पालनहारे नरगिन और न्यारे जैसा गीत लिखा है तो वहीं राकेश मेहरा ने अर्जियाँ जैसा गीत लिखा है। उन्होंने मजीद लिखा है कि गुरुग्राम में मुस्लिम नौजवानों को रिवायती टोपी हटाने और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा गया, ये बहुत घटिया अमल है। गुरुग्राम अथॉरिटी को इस वाक़े के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है। नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। ये तो गुरुग्राम का वाक़या हुआ और उसके बाद एक खबर आई है बिहार के बेगूसराय से। असल में ये वीडियो आप सुने, फिर आपको उसके बाद मैं इसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। इस वीडियो को सुने। क्या नाम हुआ बोलिए? मोहम्मद कासिम। पिताजी का नाम? मोहम्मद अगनू। मोहम्मद अगनू। कहाँ गोली मारा आपको? कुम्भी। कौन लड़का मारा? मारा राजीव यादव। क्यों मारा? हमसे वो नाम पूछा सर, हम नाम बताए मोहम्मद कासिम। मियाँ है हमारा, बोला बहन से तुमको पाकिस्तान में रहना चाहिए, तो यहाँ क्या कर रहा है? इसी बात पर आपको गोली मार दिया? बस इतनी ही सी बात पर गोली सर मार दिया। वो दारू पी के फलाट हुआ था। और कोई लोग नहीं था वहाँ? वहाँ एक पान वाले के सामने, उसके पान वाले के सामने गोली मारा। हमारा गाड़ी भी वही है सर, चाबी पास में है। कितनों पेड़ इसी साधारण बात पर लड़का गोली मार दिया? हाँ सर। कोई अगल बगल बचाने वाला नहीं आया? सर उसके वो पिस्तौल लेकर हाथ में लहरा रहा था, कौन जाता सर सामने? कोई नहीं जा रहा था सर। गोली लगने के बाद सर हम गए सरपंच के पास भाग के। एक मिनट हाँ। सर सरपंच के पास गए भाग कर, फिर सरपंच को बताया सर हमको ऐसे ऐसे। वहाँ कोई साथ नहीं दे रहा था सर, कोई साथ नहीं। हम गोली लगा हुआ 2 घंटा भाग गए थे, इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, समझे सर। तो दूसरा भी गोली लोड कर रहा था, हम देखे तो हम तो मरिए जाएंगे सर। फिर उसको हमने कपार से धक्का दिया सर, वो नीचे पड़ गया। शराब पी रखा था सर, फिर हम वहाँ से भागे। कहाँ पर? कुम्भी गाँव में सर, पान के सामने, सुरेश पान दुकान के सामने सर। हम सरफ बेचते हैं सर, चाबी भी पास है। ये देखिए सर। किधर? हमारा पीठ पर? पीठ पे गोली लगा हुआ है। फिर गोली लगा हुआ। ठीक। नाज़रीन, आपने इस वीडियो को सुना। दरअसल ये वीडियो कल की है, ये बिहार के बेगूसराय की है और ये नौजवान जो बात कर रहा है उसका नाम कासिम है। द हिंदू में भी ये रिपोर्ट दर्ज हुआ है। ये बरायपुर पुलिस थाने के लोकल चेरा बरायपुर में वाक़या पेश आया है। मोहम्मद कासिम ये बयान दे रहा है कि एक शख्स जो उसी के विलेज का है, उसी की जो है गांव का है, उसने सीधे उसके पास आया, उसका नाम बताया, नाम पूछा। उसने जैसे ही अपना नाम बताया तो फिर सामने वाले शख्स ने जो है, जो हिंदुत्व का नाम लेवा है, उसने जो है उस पर गोली चला दी और उसको ज़ख्मी किया। कहता है कि जो है वो जिस शख्स ने उसको मारा है उसका नाम राजीव यादव है। उसने पहले नाम पूछा, जैसे उसने मोहम्मद कासिम बताया तो वो फौरी तौर पर उसको कहा कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर रहने का हक़ नहीं है, और फिर उसको उठा करके जो है गोली मार दी। तो फिर उसके बाद वो चिल्लाने लगा। बताया कि राजीव यादव जो है नशे की हालत में था और वो लगातार जो है दूसरी मर्तबा भी उसको निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन जो है उसने फौरी तौर पर उसको धकेल कर वहाँ से मोहम्मद कासिम फरार हो गया। नाज़रीन, ये वीडियो आज बहुत ही वायरल हो रही है और ये वहाँ के मकामी पुलिस थाने का जो बयान है पुलिस अफसरान का कि ये मामला दर्ज कर लिया गया है और खाती को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, आपको पता है अभी रिज़ल्ट आए 4 दिन हुई है। 4 दिनों में क्या हुआ है? बिहार में एक मुस्लिम नौजवान को मार दिया गया, यानी कि सिर्फ नाम, मुसलमान नाम होने की वजह से उस पर पिस्तौल की गोली चलाई गई।
اور MP میں مسلم، جیسے کہ پرسوں میں نے اس کو پرائم ٹائم میں لیا تھا، وہاں پر 2 مسلم نوجوانوں کو اور پھر ایک خاتون کو جو ہے ہندوتوا کے نام لیوا بالخصوص رام سینا کے دہشت گردوں نے ان کو زد و کوب کیا، اور عورت کو خود اس کے شوہر کے ہاتھوں میں جوتوں سے پٹوانے پر مجبور کیا گیا اور پیٹا گیا۔ اور تیسری بات ہے کہ جو ہے ممبئی میں ایک دلت لڑکی نے جو ہے وہ خودکشی کر لی، اور عصبیت کے چلتے اونچ نیچ ذات کے نیچے چلتے ہوئے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو صرف BJP کے جیتنے کے 4 دن بعد پیش آئے ہیں، اور چاروں کی چاروں واردات بہت ہی افسوسناک ہے، جس پر پوری قوم BJP سے جواب طلب کر رہی ہے، پورا ہندوستان جواب طلب کر رہا ہے کہ آخر ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ کس طرح کا ماحول ہے کہ مسلمان نام لیتے ہی جو ہے اس کو مار دیا گیا، اور دوسری جانب بیف کے نام پر 3 لوگوں کو اور خاتون کو چھوڑا نہیں گیا، شدت پسندی کی اور دہشت گردی کی انتہا کر دی، اور پھر جو ہے یہاں پر تازہ معاملہ ہے کہ ٹوپی پہننے پر جو ہے اس کو ٹوپی نکال کر کے جے شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کیا گیا، اور جب جے شری رام کے نعرے لگانے سے انکار کیا تو اس کو مارا گیا اور پھر اس کی بے عزتی کی گئی۔ تو کیا یہی نیا ہندوستان ہے؟ ایک سوال ہے پورے ہندوستان سے، اور بالخصوص مرکز میں بیٹھی حکومت سے عوام پوچھ رہی کہ کیا یہی سب کا وکاس ہے، یا پھر جو نریندر مودی جی نے حالیہ ایک بیان دیا ہے کہ اقلیتوں کے اندر جو ڈر بٹھایا گیا ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ 4 دنوں کے اندر اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں جس کو سنجیدگی سے لے کر کے اس طرح کے ہندوتوا کا نام لیوا دہشت گردوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال کر کے قانونی کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں ناظرین، اسی بیچ ناظرین، رام چندر گہا نے کیا ہندوستان اب زیادہ ہندو راشٹر ہوتا جا رہا ہے کہ عنوان سے ایک انگریزی میں کالم لکھا ہے جس کا ترجمہ ہمارے بھائی جاوید عالم نے کیا ہے، جس کو دی وائر نے شائع کیا ہے۔ میں انہی کے شکریہ کے ساتھ بہت ہی اہم ترین انہوں نے جو ہے تبصرہ کیا ہے، اس کا کچھ مختصر تبصرہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہر عام انتخاب اپنے آپ میں جداگانہ و مخصوص ہوتے ہیں، اس لیے کچھ مبصرین انتخاب کے موازنے کی مخالفت کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے دیکھا حال ہی تمام ہوئے عام انتخابات اور 1971 کے عام انتخابات کچھ حد تک ملتے جلتے تھے، تب بھی اور اب بھی۔ ایک بڑی پارٹی برسر اقتدار تھی، ایک ایسی پارٹی جس کا اثر ملک کے بڑے حصے پر تھا، تب بھی اور اب بھی۔ اس پارٹی کی مخالفت ایسی پارٹیاں کر رہی تھی جن کا حلقہ اثر محدود بلکہ مخصوص صوبوں تک ہی تھا، تب بھی اور اب بھی۔ حزب اختلاف کی ان رنگارنگ پارٹیوں کا ایک مرکب نظریاتی اعتبار سے مختلف الخیال تھا، کسی بھی طرح وزیر اعظم کی شخصی مخالفت، بس اس معاملے میں ہی ان کا اتحاد تھا۔ اندرا گاندھی کو 1971 کا انتخاب جیتنے میں جس نعرے نے مدد کی تھی وہ آج بھی ذہنوں میں محفوظ ہے، البتہ یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ نعرہ انہوں نے یا پارٹی نے نہیں دیا تھا، بلکہ اس نعرے کا جواب تھا جو ان کی مخالف پارٹیوں نے دیا تھا۔ یہ نعرہ تھا اندرا کو ہٹاؤ۔ دراصل اندرا مخالف ان پارٹیوں کی نظر میں ساری غلطیوں کی جڑ اندرا گاندھی ہی تھی، پھر چاہے وہ برسر اقتدار پارٹی کی غلطی ہو یا سرکاری سطح کی۔ اس نعرے کے جواب میں اندرا نے نعرہ دیا، وہ کہتے ہیں اندرا ہٹا دو، میں کہتی ہوں غریبی ہٹاؤ۔ یہ شخصی نفرت انگیزی کے مقابلے ایک دم مثبت و تعمیری جواب تھا، جس نے اندرا گاندھی اور ان کی پارٹی یعنی کانگریس کو 1971 کا انتخاب جیتنے میں بھرپور مدد کی۔ اب 2014 کی طرف آتے ہیں، جب پارٹی میں باغیانہ تیور دکھا کر نریندر مودی وزارت عظمیٰ کے لیے اپنی دعویداری پیش کرتے ہوئے پرکشش جملوں کے ساتھ سامنے آئے، جیسے سب کا ساتھ سب کا وکاس، اچھے دن، غریبی ہٹاؤ کی طرح یہ نعرے بھی مثبت تھے۔ ان کے ذریعے مذہب یا ذات پات کے تفرقے سے الگ ایک عام ہندوستانی ووٹر کے لیے خوشحالی، غریبی کو کم کرنے والے وقت کی بات کی جا رہی تھی۔ 2019 کے انتخابات میں وزارت عظمیٰ کے لیے دوبارہ دعویٰ پیش کرتے ہوئے نریندر مودی نے کون سا نعرہ دیا، ہم کبھی نہیں جان پائیں گے۔ اصل میں 2018 کے نصف آخر سے حزب اختلاف کے کچھ لیڈران نے آپس میں صلاح کیے بغیر یہ طے کر لیا کہ انہیں وزیر اعظم کے خلاف مہم چلانی ہے۔ بس پھر ممتا بنرجی، چندرا بابو نائیڈو، اروند کیجریوال اور راہل گاندھی وزیر اعظم کی مخالفت کرنے میں جٹ گئے۔ کسی نے ان پر تاناشاہی کا الزام لگایا، کسی نے بدعنوانی کا، کچھ نے انہیں تاناشاہ اور بدعنوان دونوں بتایا۔
ये सब पुरजोर अंदाज में बार बार कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को बीजेपी या एनडीए को नहीं जाना चाहिए। फिर 1971 की इंतखाबी मुहिम की तरह 2019 के इंतखाबात में हिज़्ब इख्तिलाफ की मुहिम मोदी हटाओ की इर्द गिर्द घूमती रही। अगर पुलवामा पर दहशतगर्दाना हमला ना हुआ होता तो ये मुहिम कितनी कारगर होती, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस हमले के बाद वज़ीर आज़म ने इस चैलेंज को कबूल करने का फैसला किया और इंतखाबात को अपनी ज़ात पर मबनी रायशुमारी में बदल लिया। लेकिन 1971 की इंदिरा गांधी के बरखिलाफ उन्होंने गरीबी हटाने का वादा नहीं किया, उन्होंने मुल्क को दुश्मनों से महफूज रखने का वादा किया। उन्होंने कहा, वो कहते हैं मोदी हटाओ और मैं कहता हूं देश को मजबूत और महफूज बनाओ। नरेंद्र मोदी खुद यही चाहते थे कि 2019 की पूरी तशरीह मुहिम उन्हीं पर मरकूज रहे, क्योंकि वो सरकार के हर अमल को अपनी दैन बताने पर पूरी इंहिमाक से काम कर रहे थे। सरकार के इश्तिहारात में हर काम का सेहरा उन्हीं के सर बांधा जाता था। ऐसा लगता था जैसे ये तोहफाजात मोदी बीजेपी कारकुनान के हाथों वोटर्स के घर भेज रहे हो। अगर देहात की खातून को सब्सिडी पर गैस सिलेंडर मिल रहा था तो वो मोदी दे रहे थे, और एक किसान को कर्ज मिल रहा था तो वो भी मोदी दे रहे थे। स्कूल में एक ब्लैक बोर्ड आ रहा था तो उसे देने का ख्याल भी नरेंद्र मोदी का था। यहाँ तक कि ब्रह्मपुत्र पर एक बड़ा पुल बने जिसका काम कई वज़ीर आज़म के दौर में चला, जिसमें दर्जनों इंजीनियर्स की निगरानी में हजारों मेहनत कशों ने काम किया हो, उसके लिए ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया जैसे ये काम सिर्फ नरेंद्र मोदी ही ने कराया हो। चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, पिछली सरकारों ने दर्जनों फलाही स्कीमें चलाई, लेकिन इनका शुमार रियासत या फिर एक पार्टी के जरिए मरहमत की जाने वाली सहूलियात में किया जाता था। अवामनास के लिए किए जाने वाले सारे फलाही काम किसी एक शख्स यानी नरेंद्र मोदी की दैन बताने का दावा नया था और हद दर्जे मुअस्सिर भी। पुलवामा हमला और बालाकोट स्ट्राइक के बाद तो वज़ीर आज़म ने तशहीरी मुहिम और ज्यादा शख्सी कर ली। उन्होंने राहुल गांधी के नारे चौकीदार चोर है में से चौकीदार उचक लिया, वो मुल्क के मफादात के चौकीदार बन गए, यानी चौकीदार हो गए। वो बताने लगे कि कैसे पाकिस्तान उनसे और सिर्फ उनसे डरता है। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान की खिल्ली उड़ाते हुए उन्हें नातवा और दुश्मनों का एजेंट तक करार दे दिया। वोटर से वो कहते थे कि कमल का बटन दबाइए तो वोट सीधे मुझे मिलेगा। इन सब के बीच पार्लियामेंट के लिए इंतखाब लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवारों की कोई हैसियत नहीं थी। 1971 के इंतखाबात में गरीबी हटाने के लिए वोटर्स ने उनके मुखालिफिन के बजाय इंदिरा गांधी पर भरोसा किया। इंदिरा गांधी ने तब राजे महाराजाओं का दबदबा खत्म करके बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया था, जबकि उनके मुखालिफिन की राजे महाराजों से कुर्बत थी और वो सरमायादाराना निजाम के हामी थे। 2019 में मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की बात आई तो वोटर्स ने मुखालिफिन के बजाय नरेंद्र मोदी पर ज्यादा भरोसा किया, क्योंकि उन्होंने ताकत और खुसूसी इख्तियारात का इस तरह मुजाहरा किया जैसा मुखालिफिन न कर सके। इन दोनों मामलात में इंतखाबात को शख्सी सतह तक ले जाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ हुक्मरान जमात के हाथों की कठपुतली ही बना। बीजेपी ने अपनी पूरी तशहीरी मुहिम सिर्फ मोदी मोदी और मोदी पर चलाई। वज़ीर आज़म ही मुल्क को बाहरी दुश्मनों के हाथों से महफूज रख सकते हैं, इस तशहीर का मरकजी मौजू था। उसके साथ ही बहुत गहराई और खुफिया तौर पर मुहिम चलाई गई कि मोदी ही हिंदू गौरव की रक्षा कर सकते हैं और दुश्मनों से हिंदुओं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर मुसलमान। 2019 में आए नताइज से मोटे तौर पर 3 बातें समझी जा सकती हैं। पहली इस बात की तौसीक है जो राकिब ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी के 2017 में आए दूसरे एडिशन में लिखी। बीजेपी आज एक कौमी सतह की पार्टी है, मुल्क के कई सूबों में उसे मुअस्सिर अक्सरियत हासिल है। वो कौमी सियासत के रुख का तयन करती है जैसा कांग्रेस 1950 और 1960 में किया करती थी। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान अब ज्यादा हिंदू राष्ट्र होता जा रहा है। 2014 के बरखिलाफ इस बार बीजेपी ने वाज़ेह तौर पर हिंदुओं की पार्टी के तौर पर काम किया। अपना चुनावी एलामियों के साथ दूसरी बातों में भी, जैसे उसके सदर के मुस्लिम मुखालिफ बयानात पर और प्रज्ञा ठाकुर जैसी सख्तगीर हिंदुवादी को टिकट देना और वज़ीर आज़म का अकीदतमंद हिंदू के तौर पर केदारनाथ के नज़दीक आज़मीन गार में ध्यान करना और उसकी तशहीर करना। ज़मीनी हक़ाइक़ से रूबरू होने वाले सहाफ़ियों का कहना था कि कई वोटर्स मोदी को इसलिए पसंद करते हैं कि उनकी नज़र में वो हिंदुओं के तफ़ाकुर की हिफाजत करने वाले हैं, निज मुसलमानों को सबक सिखा देंगे। तीसरी बात यह है कि राय दहिंदगान की बड़ी तादाद एक शख्सियत की गिरविदा हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या पूरा मुल्क इस शख्सियत के सहर में गिरफ्तार होने वाला है। मजलिस दस्तूरसाज से अपने आखिरी खिताब में B.R. अम्बेडकर जॉन स्ट्राइट मिल की बात कहते हुए हिंदुस्तानी बाशिंदों को मुतनब्बिह किया था कि ऐसा न करें कि किसी अजीम शख्स के कदमों में अपने आज़ादी रख दे, ना ही उसे अपने इतने इख्तियारात दें कि वो उनके इदारों को तबाह व बर्बाद करने लग जाए। उन्होंने इस जानिब भी इशारा किया कि मजहब में भक्ति आत्मा की शांति का रास्ता बन सकती है, लेकिन सियासत में भक्ति या शख्सियत परस्ती तनज़्ज़ुली और तानाशाही की यकीनी राह है।
अम्बेडकर जब मुतनब्बा कर रहे थे तब उनके जहन में कौन था? क्या वो अपने मुल्क के आवाम से कह रहे थे कि इस तरह अब कभी किसी की परस्तिश न करें जिस तरह हाल ही कत्ल किए गए महात्मा गांधी की परस्तिश की थी? क्या वो कह रहे थे कि अपने करिश्माई वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू को गलतियों से मुबर्रा ना समझे, बल्कि इनके कामकाज और उनकी बातों पर नजर रखें, नीज़ उनकी सरकार को जवाबदेह बनाए रखें? शायद ये सब बातें उनके जहन में थी। बाद के वक्त में अम्बेडकर की ये पेशनगोई सच साबित हो गई तब जबकि 1971 के इंतखाब में मिली फतह और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई देखकर बहुत से हिंदुस्तानियों ने अपनी आज़ादी इंदिरा गांधी के कदमों में रख दी। इसी भक्ति को इंदिरा गांधी ने मुल्क के इदारों को पामाल करने की दावत मान ली। इन तीनों बातों में से पहली बात हमें कम फिक्रमंद होती है। सियासी पार्टियां बढ़ती फलती फूलती हैं, फिर उनका तनज़्ज़ुल होने लगता है। बीजेपी की इस उरूज पर भी ज़वाल आएगा जैसा कि कांग्रेस के साथ हो रहा है। उससे ज्यादा हमें शख्सियत परस्ती को लेकर मुतफक्किर होना चाहिए। इसमें एक और इमरजेंसी का खदशा मौजूद है, जैसा 1971 में इंदिरा गांधी ने किया था। नरेंद्र मोदी भी इंतखाबी नताइज को खुद की तौसीक मानकर चाहने लगे कि पार्टी, सरकार और मुल्क उनकी ही ख्वाहिशात और मर्जी के मुताबिक चले। कहा जाता है कि सियासतदानों और पार्टियों की कामयाबी दायमी नहीं होती। नरेंद्र मोदी के दौर का भी खात्मा होगा जैसा इंदिरा गांधी का हुआ। हमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है मुल्क का बतदरीज एक हिंदू रियासत में बदलते जाना। मोदी सरकार के बीते 5 सालों में मुनाफरत भरी पुरतशद्दुद ताकतें बेलगाम रही। इंतखाबी मुहिम के दौरान वो ज्यादा फाल थी और रोजमर्रा जिंदगी पर असरअंदाज हो रही हैं। मुल्क के बुनियाद गुजारों ने तकसीरियत की जिस रिवायत की दाग बेल डाली थी उसके फलने फूलने की उम्मीद कम होती जा रही है। उसे कितनी जल्दी और मुअस्सर अंदाज में दोबारा कायम किया जाता है, हमारी जमहूरी मुल्क का मुस्तकबिल इसी पर मुनहसर है। जी हाँ नाज़रीन, इसको लिखा है रामचंद्र गुहा ने और बेहतरीन अंदाज में तबसरा किया है कांग्रेस हुकूमत को और बीजेपी हुकूमत को। और उनका बिलाखिर यही मानना है कि मुल्क जो है वो एक हिंदू स्टेट की जानिब बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन ये ज़्यादा दिन कायम होने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी की तरफ जो है बीजेपी पार्टी को देख करके कोई जो है वोट नहीं कर रहा है। अगर इस मर्तबा अगर वोटिंग हुई है तो वो सिर्फ मोदी के चेहरे को देख करके किया गया है और उन्होंने अपने आप को पेश करने में उसी अंदाज का इश्तिहार भी किया और अपने आप को उन्होंने मुल्क के सामने पेश करने की कोशिश की, असल मुद्दों से हट करके हिंदुस्तान की हिफाजत को लेकर के, उसकी बॉर्डर की हिफाजत को लेकर के और फिर मुस्लिम मुखालिफ चेहरा लेकर के। तो उनका मानना है कि अगर इसी तरह होता रहा है तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे जिस तरह इंदिरा गांधी और उस वक्त की जो है हुकूमत और जिस तरह कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल की लेकिन ख़त्म हो गई, इसी तरह बीजेपी भी अक्सरियत लेगी और वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये मानना है रामचंद्र गुहा का अपने कॉलम में। वह कैफ नाज़रीन, आज का हमारा यही तबसरा है। कल फिर आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।